गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने सोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और हमने आपको इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें बता भी दी हैं रिगार्डिंग टू वेपर प्रेशर एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ये सब काफ़ी डिस्कशन हुआ है। तो आज वाली क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट मान के चलिए। इसमें आपको कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने को मिल जाएंगे। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं बोल सकता कि इतना इंपॉर्टेंट है आज वाला लेक्चर। मैं बोर्ड पे फोकस नहीं कर सकता, बोर्ड वाली चीज़ें आपको मैंने करा रखी हैं। तो आज वाली क्लास से मेनली आपको ऑब्जेक्टिव पार्ट क्लियर होगा, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने सोल्यूशन में राउल्स लॉ का एप्लीकेशन देखा था। अगर आप लोगों को याद हो कि अगर एक चीज़ याद रखिएगा, फिर मैं बोलूँगा कि जितने भी नए स्टूडेंट आज फर्स्ट टाइम वीडियो ऑब्जर्व कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे 3 लेक्चर जो उससे पहले के हुए हैं आप यूट्यूब में जाएँ। केमिस्ट्री बाई डॉक्टर आकाश खरे, सोल्यूशन बाई डॉक्टर आकाश खरे, उसका सोल्यूशन बाई डॉक्टर आकाश खरे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पार्ट 3 ये आप लोग सर्च कर लें, उसको देखें और तब उसके बाद आपको ये वाली क्लास समझ में आएगी। आप डायरेक्टली सोचें कि हम आज वाली क्लास को अटेंड कर रहे हैं और हमको सब समझ में आएगा, तो लिटिल बिट आपको दिक्कत होगी अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा हुआ है तो। इट्स ओके। तो चलिए ज़रा हम लोग कुछ नए टॉपिक पे बात करेंगे और ये देखते हैं कि क्या सोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट दिया था मैंने आपको वोलेटाइल सॉल्यूट का और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, तो आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए कि अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो राउल्स लॉ का फॉर्मूला दूसरा था। अगर आपको याद हो P0A माइनस, अगर आपको याद आ जाए क्या बताया था मैंने, P0A माइनस PA अपॉन P0A इज इक्वल टू XB, अगर आपको याद आ जाए। और फिर मैंने आपको रिमार्क भी दिया था कि इसमें इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करने से बचिए, जब तक बहुत ज़रूरत ना हो आप इस्तेमाल करें। P0A माइनस PA अपॉन PA इज इक्वल टू NB ओवर N। ये मैंने आपको पूरा डेरिवेशन दिया था, तो ये बताया था ये फॉर्मूले एप्लीकेबल कब होंगे, ये याद होना जरूरी है। जब सॉल्यूट कैसा था, नॉन वोलेटाइल। इसको हम लोग को याद रखना है, हर फॉर्मूला हर जगह नहीं एप्लीकेबल होगा। तो ये दोनों फॉर्मूले का एप्लीकेशन कब होगा, जब सॉल्यूट कैसा था, नॉन वोलेटाइल। लेकिन अगर मेरे पास वोलेटाइल कंपोनेंट है, वोलेटाइल कंपोनेंट का मतलब क्या, मतलब वोलेटाइल कंपोनेंट का मतलब कि सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है और सॉल्यूट है दोनों ही क्या हों, जनरली लिक्विड्स हों, और दोनों ही लिक्विड्स क्या होंगे, ऑब्वियसली वेपराइज होंगे। तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, क्या बोला था अगर आपको याद हो बोलिए। P इज इक्वल टू P0A XA एंड PB इक्वल्स टू क्या था, P0B XB, और P टोटल क्या था, P0A XA प्लस P0B XB। तो ये फॉर्मूले का एप्लीकेशन अपन लोग कब करेंगे, जब दोनों ही कंपोनेंट का मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही क्या हो, वोलेटाइल हो, तो ये हमारे फॉर्मूले एप्लीकेबल है। चलिए, ये तो हम लोग सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। अब थोड़ा सा टॉपिक चेंज किया जाए और इंटरेस्टिंग जोन में हम लोग आते हैं। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, अभी तक सोल्यूशन था, लिक्विड सोल्यूशन था। जैसे मान लो मेरे पास में एक कंटेनर है, एक कंटेनर में 2 लिक्विड्स ले लिए। कौन कौन से ले लिए, A एंड B। A एंड B ये दोनों ही बेटा क्या है, लिक्विड्स। ओके, ये मैंने ले लिया लिक्विड्स। कौन से लिक्विड्स है, A एंड B, A प्लस B ये दोनों ही क्या है, लिक्विड्स। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा जरा, इस सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे, इस सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो किसके होंगे, A और B दोनों के ही होंगे। समझ में आ रहा होगा भाई, सोल्यूशन है A और B का, दोनों ही वेपराइज होने वाले हैं, तो दोनों ही सरफेस पे होंगे। अब ये दोनों ही वेपराइज होंगे, जब ये इक्विलिब्रियम में आएंगे, यहाँ पे क्या आएगा, A की वेपर्स आएंगी, B की वेपर्स आएंगी, A की वेपर्स आएंगी, B की वेपर्स आएंगी। फिर मैं आइडेंटिफाई कर दे रहा हूँ, ये क्या है, ये है मॉलिक्यूल्स ऑफ A एंड B इन लिक्विड। A और B के मॉलिक्यूल्स कहाँ हैं, लिक्विड में। बट ये लिक्विड नहीं है, याद रखिएगा, ये लिक्विड नहीं है, क्या वेपर्स है। ये क्या होगा, ये होगा molecules of A and B
इन वेपर फेज। ओके, ठीक, इतना समझ में आ गया। ये हमारे लिक्विड स्टेट के मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमारे वेपर फेज के मॉलिक्यूल हैं। अब एक बात ये आती है कि लिक्विड के लिए अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है, हम लोग जनरली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स तो आपको मैंने पहले बता रखा है, 11 से बता रखा है। इसको एक्स नहीं बोलते, इसको बोलते हैं काई। तो यहाँ क्या बोलते हैं मैटर नहीं है, उसको एक्स से रिप्रेजेंट किए ले रहे हैं। अब आपको याद रखना होगा एक्स ए है, एक्स बी है। तो अगर आपसे कहा जाए एक्स ए क्या है, तो तुम लोग क्या बोलोगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन या इन लिक्विड स्टेट। ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड स्टेट। लेकिन यहाँ पे इसको तो एक्स ए रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। एक्स कहाँ चला गया? सॉल्यूशन में, लिक्विड स्टेट में। ये मैंने इसको एक टर्म दिया वाई ए। ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। इसको मैंने क्या बोल दिया? वाई ए। और इसी तरीके से मैंने वाई बी को बोला मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। तो एक्स और वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स ए का मतलब ए कंपोनेंट है, उसका एक्स मोल फ्रैक्शन है, लेकिन बट कहाँ पर? लिक्विड स्टेट में। वाई ए का मतलब क्या हुआ? अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, लेकिन कहाँ पे? वेपर फेज। और जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है। सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का एडिशन 1 होता है। वेपर में भी इसी रूल को फॉलो करेंगे हम लोग। वाई ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। इतना क्लियर हो गया होगा? तो जल्दी इसको नोट करिए। मैं 1 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट। इसको जल्दी से नोट करिए और फिर मैं इसके आगे इसका एप्लीकेशन कराता हूँ, तो आपको समझ में आएगी क्या चल रहा है टॉपिक। बस थोड़ा स्पीड पे ध्यान दीजिएगा, नोट फास्ट करिए। अब हम लोग समझते हैं कि भाई सॉल्यूशन से वेपर में गया, क्या फंडामेंट है इसका, क्या चीज़ है। तो देख लीजिएगा, इसको मैं साफ़ करूँ उससे पहले एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। मान लो अगर मैंने आपसे कहा, क्या कहा कि ए लिक्विड के इंट्रैक्शन ज़्यादा है। ए लिक्विड के, सुनना ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ, कन्फ्यूज़न मत क्रिएट कर लेना। ए लिक्विड के इंट्रैक्शन ज़्यादा है, तो आपको कमेंट करना है वाई ए के ऊपर। नहीं समझ में क्या बोल दिया? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ ए लिक्विड के इंट्रैक्शन बी लिक्विड के इंट्रैक्शन से ज़्यादा है, तो वाई ए पे आपका कमेंट क्या होगा? सोचो क्या मतलब हुआ। अगर ए लिक्विड का इंट्रैक्शन ज़्यादा है, ए लिक्विड है कोई, उसके मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में इंट्रैक्शन ज़्यादा है। जब इनके इंट्रैक्शन ज़्यादा हैं तो क्या ये ईजिली इवोपरेट करेंगे? ना, नहीं करेंगे, बढ़ा चुका हूँ। अगर इंट्रैक्शन ज़्यादा है तो लिक्विड का वेपराइजेशन कब होगा? अब सोचने वाली बात ये हो गई कि जब दोनों लिक्विड ए लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को खींच रहे हैं, एक दूसरे को जाने नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब वेपर्स ए की क्या होंगी? कम बनेगी। जब ए की वेपर्स कम बनेगी, इसका मतलब क्या हुआ? वाई ए क्या होगा? कम हो जाएगा, यानी वाई बी क्या होगा? ज़्यादा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। सिंपल सा लॉजिक है। अगर सॉल्यूशन आपने ए और बी का बनाया है और ए लिक्विड का इंट्रैक्शन ज़्यादा है, इसकी वेपर्स कम बनेगी। जब इसकी वेपर्स कम बनेगी, वाई ए का अमाउंट क्या होगा? कम होने लगेगा। वाई ए कम हो जाएगा, वाई बी ज़्यादा हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा ध्यान से। तो इसी तरीके से कुछ भी वो प्रेशर के रिगार्डिंग आपसे पूछ सकता है कि अगर पी नॉट ए ज़्यादा है, तो वाई ए पे क्या इफेक्ट आएगा? सिंपल सी बात है, पी नॉट ए ज़्यादा है मतलब क्या है? पी नॉट का मतलब क्या है? वेपर प्रेशर किसका? ए का। आपसे बोला गया कि पी नॉट ए इज़ ग्रेटर देन पी नॉट बी, तो आपको वाई ए एंड वाई बी में रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। क्वेश्चन ये है कि ऐसे ही क्वेश्चन बेटा आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बन जाते हैं, जिसको आप लोग वहाँ जल्दीबाजी में होते हो, आसान से क्वेश्चन गलत करके चले जाते हो। कुछ नहीं, बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचो। क्या इसने कहा है कि ए लिक्विड का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, तो सोचो पहले यार, ए लिक्विड का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ? ए लिक्विड का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, यानी उसके अंदर वोलेटाइल नेचर ज़्यादा है, तभी उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है। वोलेटाइल नेचर ज़्यादा है, इसका मतलब वेपर ज़्यादा बनी होंगी, और वेपर अगर ज़्यादा बनी होंगी तो वाई ए क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। यानी क्या बोलेंगे? वाई ए इज़ ग्रेटर देन वाई बी। ये इनका रिलेशन हो जाएगा।
तो जरा हम लोग अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन ये था मेरा कि मुझको लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट में मोल फ्रैक्शन को दिखाना है रिलेशन में। इनके रिलेशन क्या है ये बताओ। जो राउल्ट्स लॉ है, राउल्ट्स लॉ क्या गैसेस के लिए बनाया गया है? आप कहोगे सर चैप्टर सोल्यूशन चल रहा है। बिल्कुल सोल्यूशन के लिए बनाया गया है, यानी कि राउल्ट्स लॉ इज वैलिड फॉर लिक्विड स्टेट। लेकिन वेपर की बात करें अगर हम, तो आपको याद आना चाहिए तुरंत क्लास 11 कौन सा चैप्टर, स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसीय स्टेट। वहाँ पे गैस के मोल फ्रैक्शन, गैस का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर पर रिलेशन हम लोगों ने एक डेरिवेशन किया था, और उसको हम लोगों ने क्या बोला था, याद आ जाएगा भी आपको, डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ वैलिड होता है, इज वैलिड फॉर वेपर फेज, गैसियस फेज, फॉर वेपर। दो बातें अपन अलग अलग। तो अगर मैं शॉर्ट में लिखूं, राउल्ट्स लॉ की बात करूं, तो आप बोलते हो P टोटल इज इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। अगर मैं राउल्ट्स लॉ की बात करूं, सोल्यूशन की बात करूं, तो ये तो लॉ आपने पढ़ी ही है, पिछले कई 2-3 क्लासेस पढ़ चुके हूँ। लेकिन अगर मैं डाल्टन्स लॉ की बात करूं, तो कुछ याद है क्या पढ़ाया गया था? किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर किसके बराबर था? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस, दैट इज PA, इसके बराबर था टोटल प्रेशर, क्या था? PT इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। कुछ याद आ रहा है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। गैस का मोल फ्रैक्शन, गैस का मोल फ्रैक्शन कौन सी गैस ले रहे हो? A, इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा? YA। यानी सिमिलरली PB इक्वल्स टू हो जाएगा PT इंटू YB। अलग अलग चीज़ें हैं। ये हमारा सोल्यूशन का केस है, ये मेरा वेपर का केस है। सोल्यूशन में राउल्ट्स लॉ वैलिड है, आपका गैसीय स्टेट आ गई तो उसमें हमारा डाल्टन्स लॉ वैलिड होगा। अब इनके क्या रिलेशन बन सकते हैं, आप जल्दी से कॉपी करो, फिर मैं बताता हूँ इसके आगे क्या करना है। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसमें आप देखोगे तो कई सारी मार्केट में अच्छी अच्छी बुक्स हैं, बड़े क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ईजिली आप सॉल्व कर लेंगे। बस कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना पड़ेगा। कंसेप्ट अगर टूटा कहीं से तो मामला गड़बड़ है, वरना इसको कोई भी किसी भी लेवल में क्वेश्चन करोगे सब आसान लगेगा, कोई दम नहीं इसका। बहुत जल्दी बस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बारी आ रही है, तो अब जरा हम लोग चीज़ों को समराइज करते हैं। तो मैंने आपसे बोला कि भैया YA बराबर हो गया P नॉट ए एक्स ए अपॉन P टोटल। ठीक, फिर आपने फॉर्मूला देखा, क्या देखा, क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको बताया कि PA इज इक्वल टू, क्या बोला था मैंने, P टोटल इंटू YA। तो YA इज इक्वल टू क्या होगा? PA अपॉन PT। देख सकते हो YA इक्वल्स टू क्या होगा? PA ओवर PT। और PA की वैल्यू क्या होती है? P नॉट ए एक्स ए, और P टोटल मतलब क्या होता है? P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। ये चीज़ आ गई अभी। ठीक, तो अब इसी से हम आगे बढ़ा लेते हैं कि YB इक्वल्स टू क्या होगा? तो आप बोलोगे P नॉट बी एक्स बी अपॉन P टोटल। समझ आ गया होगा। अब अगर मैं आपसे बोलूँ, अगर मैं YA अपॉन YB ले लूँ, इसमें इसका डिवीज़न कर दूँ, तब क्या ये P नॉट ए एक्स ए और P टोटल कैंसिल आउट हो जाएगा, P नॉट बी एक्स बी। बोलो, ये फॉर्मूला आ गया हमारा। एक फॉर्मूला इसको हम लोग खूब यूज़ करेंगे। दूसरा देखो, यहाँ से XA का वैल्यू देखो, XA इज इक्वल टू क्या हो रहा है? YA P टोटल में P ले रहा हूँ अपॉन P नॉट ए, इसकी वैल्यू क्या होगी? दिस वन अपॉन दिस, ये आ गया। तो भाई XB इज इक्वल टू क्या होगा? YB P अपॉन P नॉट। कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है,
आराम से देखिए। और तुम लोग बहुत दुष्ट लोग हो, शैतान बच्चे हो तुम लोग, कुछ को छोड़कर कोई बच्चे प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करते। तो बस इतनी बार मैंने कहा है कि बेटा फ़ोन नंबर सबके पास है, आप खूब फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। कुछ बच्चे हैं जो प्रॉब्लम पूछते रहते हैं, लेकिन इसकी प्रॉब्लम ना पूछ के आप लोग अभी और चीज़ों की प्रॉब्लम पूछें। जो एट प्रेजेंट टाइम चैप्टर चल रहा है उस पर तो कॉन्फिडेंस लो। खैर, लाइफ इज़ योर्स, लेकिन मैं तो आपका मेंटर हूँ, तो मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ। बाकी आपकी लाइफ है, आप समझें क्या करना है। तो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 हम लोग जानते ही। एक्स ए प्लस एक्स बी, एक्स ए की वैल्यू क्या है, वाई ए पी अपॉन पी नॉट ए, वाई बी पी अपॉन पी नॉट बी इक्वल टू 1। पी कॉमन लेके इसको यहाँ ले जाए, तब क्या आएगा, 1 बाई पी इज इक्वल टू वाई ए अपॉन पी नॉट ए, वाई बी अपॉन। एक फॉर्मूला ये आ गया, दूसरा फॉर्मूला आपका ये आ गया, ये चला जाएगा ग्राफिकल अप्रोच में। अब देखिएगा मैं इसका कितना एप्लीकेशन कराता हूँ ग्राफ, तो जल्दी से नोट करिए, जल्दी से स्पीड बढ़ा के नोट करिए। नोट कर लिया होगा। एक चीज़ बताइए जरा, एक डिस्कशन हम लोग और करते हैं। मैंने आपसे बोला था अगर मैं यहाँ पर एक्स ए ले लूँ और यहाँ टोटल प्रेशर ले लूँ तो ये ग्राफ कैसा बनेगा। इस एक्सिस में एक्स ए को बढ़ा रहे हो, कहाँ तक ले जाओगे, एक्स ए इज इक्वल टू 1 तक। कहाँ से लाए हो, 0 तक। तो एक्स ए इस पॉइंट पे 0 है तो टोटल प्रेशर भी इसका क्या होगा, 0 होगा। अब जैसे तुम ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ाते जा रहे हो तो इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। और ये वैल्यू हमारी आ गई थी, तो आपको याद आना चाहिए। अब मैं आपसे दूसरी चीज़ पूछता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर मैंने आपसे पूछा कि भाई एक्स बी और पी का ग्राफ क्या होगा, और एक्स बी है मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब तुम्हारा दिमाग खराब होने जा रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट करा रहा हूँ तुम्हारे दिमाग में। कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, मैं तो दे रहा हूँ। एक्स बी का ग्राफ पी के रिस्पेक्ट में आपको बनाना है, और यहाँ पे एक्स बी है क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। लीजिए, और आप फंस गए। क्यों फंस गए, सोचो क्यों फंस गए। कि जो कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल है उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। मैं तो चाहता हूँ आप 10-15 सेकेंड ले लें और सोचें कि सर क्या बोल रहे हैं। कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ये तो वोलेटाइल है ही नहीं, वेपराइज करेगा ही नहीं। जब वेपराइज नहीं होगा उसका प्रेशर ग्राफ कैसे होगा। लेकिन अगर आ गया ऑब्जेक्टिव, अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया तो क्या वहाँ पे बहस करोगे, नहीं हम नहीं करेंगे, इसको करना तो पड़ेगा ही। आंसर निकालना है, आपसे पूछा जाएगा इन चारों ग्राफ में 4 ग्राफ दे देगा, तो कहेगा इन चारों में से कौन सा ग्राफ सही है। सोचो, यहाँ पे क्या एक्स बी 0 होगा, यहाँ पे एक्स बी 1, यहाँ से आप इसको बढ़ा रहे हैं, ठीक। सिंपल सी बात है, एक्स बी अगर 0 है, यहाँ पे एक्स बी है ही नहीं, अंडरस्टूड है। एक्स ए यहाँ पे क्या रहा होगा, 1 रहा होगा, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बन रहा होगा। और जब एक्स ए मैक्सिमम है इस पॉइंट पे, तो यहीं पे क्या हो जाएगा, इस ओरिजिन पे अगर ए लिक्विड का मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम है, उसी का फिर वेपर प्रेशर भी क्या होगा, मैक्सिमम। इस पर झांकना ही नहीं है हमको, देखना ही नहीं। अब यहाँ पे एक्स ए क्या हो रहा है, कम होता चला जा रहा है, कहाँ तक जाएगा, 0 तक। यहाँ से आगे क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर भी डिक्रीज करता चला जाएगा। बस यही ग्राफ आपका सही बन जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो कभी अगर आपको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और टोटल प्रेशर के रेस्पेक्ट में ग्राफ दिया जाए, उस टाइम ये बहस नहीं करनी कि नहीं ये तो सवाल सॉल्व ही नहीं होता। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के बी केयरफुल, नोट करिए जल्दी से।
नोट कर लिया। चलिए, तो अब एक चीज़ हम लोग ये समझते हैं, अगर आपसे पूछा जाए एक ग्राफ में आपको, और मान लो अगर मैं तुमसे कहता हूँ 1/p और YA का ग्राफ कैसा होगा, 1/p और YA ग्राफ कैसा होगा, और दूसरा मैं आपको देता हूँ P वर्सेस YA ग्राफ कैसा होगा। समझदारी से, P क्या है, वेपर प्रेशर सोल्यूशन का है, YA क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिक्विड इन वेपर फेज, और सेम चीज़ यहाँ पर भी है। थोड़ा सा सोचो और बताओ क्या होगा। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, जल्दी सोचिए, बताइए। सोचो जरा, ये रिलेशन आए कहाँ से, ये बताओ। अभी कुछ देर पहले आपने बोला XA + XB = 1, और कहीं XA क्यों ला रहा हूँ, कुछ नहीं, यही फॉर्मूला फिर से दिखा दे रहा हूँ। और ये था, क्या था हमारा, कि YA की जो वैल्यू निकाली थी अपन लोगों ने, क्या निकाली थी, P0A XA/P। XA बराबर क्या आया था, YAP, यहाँ पे क्या रखोगे, YAP/P0, यहाँ क्या रखोगे, YBP/P0 = 1। तो अब ये हमारा आ गया 1/P = YA/P0 YB/P0, ये आ गया। ग्राफ किसका है, 1/P वर्सेस YA। ये सोचना ध्यान से कि क्या यहाँ पर YA 0 है, शुरू हुआ बिल्कुल 0 है। अगर ये इस पॉइंट पे देखूँ, मैं इस पॉइंट पे देखूँ, YA अगर 0 हो गया तो पूरी वैल्यू 0, तो पूरी वैल्यू क्या हो गई हमारी, 0 ओरिजिन में इनिशियली, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, 1। ये क्या वैल्यू हो गई, 1। तो समझना, इस पॉइंट पे YA 0 है, YA 0 हुआ तो पूरी वैल्यू क्या हो गई, 0। तो YA + YB = 1, इस पॉइंट पे YA 0 है, तो बेटा YB क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। यानी YB अगर 1 है, YB 1 मैक्सिमम, तो वैल्यू क्या आ गई, 1/P0B। इसको कैसे लिख सकते हो, इसको अगर आपको दिक्कत हो तो आप इसको लिख लीजिए, 1/P0B। ये ग्राफ आ गया। ये क्या हो गया, Y, ये क्या हो गया, M, ये क्या हो गया, X। Y = में से ग्राफ हो गया। ये वैल्यू क्या है, 0। इस पूरी वैल्यू को मैंने ले लिया Y, इस पूरी वैल्यू को ले लिया मैंने M, इस पूरी वैल्यू को ले लिया X। देखिए, यानी कि ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, 1/P0B जा गया, 1/P0B। चलिए अब आगे चलते हैं। YA को बढ़ाना शुरू किया, कहाँ तक ले गए, YA मैक्सिमम कर दिया, YA 1 हुआ, इस पॉइंट पे YB क्या हो जाएगा, 0। इस पॉइंट YB क्या हो जाएगा, 0। अब जब देखो, अगर YB 0 हुआ तो पूरी वैल्यू 0 होगी, तो 1/P क्या हो गया, YA × 1/P0, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, 1/P0। ग्राफ हमारा ये बन जाएगा ऐसा स्ट्रेट। अब तुम्हारी दिमाग में बात आ रही होगी कि सर पिछले लेक्चर में तो आपने P0A की वैल्यू को ऊपर रखा था और P0B की वैल्यू को नीचे रखा था। अरे ये बताओ, अगर P0A ज़्यादा है तो 1/P0A क्या होगा, कम हो जाएगा। पिछले वाले याद करो, इस पॉइंट पे क्या था, P0B, और यहाँ पे ऊपर क्या रखा था, P0A। लेकिन अब किस पे ग्राफ आ गया, 1/E में, तो 1/E में आ गया तो ऑटोमेटिकली वैल्यू क्या होंगी, रिवर्स हो जाएगी। तो ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नहीं आता है आप तुरंत मैसेज करिए, आपको एक्सप्लेनेशन और दे दूँगा, फ़ोन में पूछ सकते हो। ये तो हमारा ऐसा ग्राफ है। अब जरा दूसरा ग्राफ है, P और YA का ग्राफ क्या है, फिर से आता है।
अब की बार है पी वर्सेस वाई है ग्राफ, 1/p का चक्कर ही नहीं है। फिर सोचो क्या होगा ग्राफ, अच्छा ग्राफ बनेगा, बताइए क्या होगा। फॉर्मूला वही चलेगा, 1/p इक्वल टू क्या बोला आपने, वाई ए अपॉन पी नॉट ए, वाई बी अपॉन पी नॉट बी। मैंने आपसे पहले बोला था इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन बोर्ड भले हो ना हो, नहीं होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में होगा, पक्का होगा। और ऐसा मेरा मानना है कि अगर आप लोग कुछ लास्ट ईयर्स पेपर वगैरह देखें, इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, 101% मिलेंगे। तो मैं तो सब चीज़ कवर कर रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर है, मेहनत करिए। और टाइम भी है यार, कौन से तुम्हें अब स्कूल जाना है, कोचिंग जाना है, कहीं नहीं जाना है तुम लोगों को, घर में बैठे हुए हो, केवल पढ़ाई का काम होना चाहिए बस। लेकिन उम्मीद यही करता हूँ कि आजकल तुम लोग पढ़ाई क्या कर रहे हो तो नहीं मालूम, लेकिन खा भी ज़्यादा रहे होगे और सो भी ज़्यादा रहे होगे, दोनों काम अच्छा कर रहे होगे। पढ़ाई कैसे कर रहे हो वो तो पता नहीं मुझे, लेकिन पढ़ाई इस समय सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। आइए पी वर्सेस वाई ए ग्राफ देखते हैं, फिर से चेक करिए। वाई ए इज इक्वल टू 0, इस पॉइंट पे वाई इज इक्वल टू 0, इस पॉइंट पे वाई इज इक्वल टू 1। तो ओरिजिन पे देखें, इनिशियल देखें, वाई ए 0, पूरी वैल्यू 0, यानी कि इस पॉइंट पे 1/p बराबर क्या आ गया, वाई बी अपॉन पी नॉट बी। तो मुझे तो p के वर्सेस लेना है, तो p बराबर क्या है, p इज इक्वल टू जाएगा पी नॉट बी इंटू 1/, ये तो आएगा। तुम कहोगे सर ये क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, यहाँ पे वाई बी क्या रहा होगा, 1 रहा होगा, चेक करो, यहाँ पे क्या रहा होगा, वाई बी इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे वाई बी इज इक्वल टू हो गया 0। तो इस पॉइंट पे मैंने कहा वाई ए 0 है भाई, ओरिजिन पे, स्टार्टिंग पे, इनिशियल पे वाई ए 0 है, तो 1/p इज इक्वल टू क्या हो गया, वाई बी अपॉन पी नॉट बी। चेक कर लिया। ये बताओ इस पॉइंट पे अगर ये हमारा 0 हो गया तो ये क्या होगा, 1, वाई बी क्या होगा 1, ओरिजिन स्टार्टिंग पे अगर वाई ए 0 है तो वाई बी क्या होगा 1 मैक्सिमम। तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, इसको चेक करके लिख सकता हूँ। अगर ये 1 हो गया, 1/p इज इक्वल टू 1/p नॉट बी, यानी p बराबर क्या आ गया, p नॉट बी आ गया, यानी कि इस पॉइंट पे आपका आ गया p नॉट बी। अब आगे चलते हैं, यहाँ तक आ गए, इस पॉइंट पे आ गए। जब वाई ए 1 हुआ, वाई ए 1 हो गया, ये पूरी वैल्यू क्या हो गई 0। तो p, और अगर इसकी रिलेशन निकालोगे फिर उसको चेंज कर दो, वाई ए 1 हो गया, अगेन ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, पी नॉट ए। अब की वाली ग्राफ कैसा हो जाएगा, ये ग्राफ, ये आपका वाई ए ग्राफ। अब लेकिन एक बात ये आप देखिए कि क्या ये स्ट्रेट लाइन रहेगा, क्वेश्चन ये दिमाग में आना चाहिए कि क्या ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। सोचो भाई, लिक्विड सोल्यूशन का ग्राफ था तो भी ऐसे ही ग्राफ था, लिक्विड सोल्यूशन गया था तो पी नॉट भी था, पी नॉट है, ओरिजिन तो सेम आ रही है, इस पॉइंट पे देखिए वैल्यू सेम आएंगी, लेकिन ये तो सोल्यूशन का था। तो क्या ये लाइन जो स्ट्रेट लाइन जा रही है, क्या ये भी सही रहेगी वाई के टर्म में, अब ये हो जाएगी गलत। क्यों गलत हो जाएगी, सोचो और सोचिए क्यों गलत हो जाएगी, कुछ तो इससे प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है ये बताओ। ये 1/p और वाई ए, 1/p और वाई ए ग्राफ ये पूछा जा रहा है कि क्या ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन का होगा, 1/p और वाई ए ग्राफ क्या स्ट्रेट लाइन का। अगर मैं कहता 1/p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई ए, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ तो उन्होंने p के टर्म में दिया है, इन्होंने p के टर्म में दिया है। तो अगर इसको मैं चेंज करूँ, एक मिनट के लिए a की वैल्यू वाई ए इज इक्वल टू 0 करके मैं इसको ले रहा हूँ, तो p इज इक्वल टू क्या रहा है, p नॉट बी इंटू 1/वाई बी। चेक करो ये आ रहा है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, तो p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/वाई बी, यानी कि तो कुछ ऐसा ग्राफ हो गया, y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x। अगर आपको ये याद हो, ये ग्राफ किसका होता है, हाइपरबोला का। अगर आपको याद हो
ये ग्राफ किसका होगा? हाइपरबोला का। और वैसे भी केमिस्ट्री में दो ही ग्राफ होते हैं, या तो स्ट्रेट लाइन या तो कुछ कर्व वर्व टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ समझ में आ रहा है किसका ग्राफ होगा? हाइपरबोला का। यानी कि ये नहीं होगा, कुछ ये इस टाइप का ग्राफ होगा। अब कभी कभी कुछ बच्चे कहते हैं सर इसको आपने ऊपर से क्यों नहीं बनाया? तो एक तो ये आपको समझा दिया मैथमेटिकल टूल कि y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ क्या है? हाइपरबोला। तो ये पैराबोला का टाइप ग्राफ नहीं बनेगा। दूसरी चीज़, कॉमन सेंस यूज़ करो। ऊपर प्रेशर क्या है? ज़्यादा। नीचे प्रेशर क्या है? कम। तो ये बताओ, सोचो ज़रा, अच्छे सोचो, अगर प्रेशर ज़्यादा है तो कौन सी स्टेट होगी? लिक्विड स्टेट होगी या गैसीय स्टेट होगी? जैसे अगर मैंने आपसे बोला ये मेरा एक ग्राफ था, मान लीजिए ये मैंने आपको बताया था ये सॉल्यूशन ग्राफ लिक्विड स्टेट, तो ऊपर प्रेशर क्या है? ज़्यादा है, और नीचे प्रेशर क्या है? कम है। तो जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो वेपर्स क्या होती हैं? कंडेंस हो जाती हैं। किसमें? लिक्विड स्टेट में। लेकिन अगर प्रेशर कम हो तो क्या होगा? गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे प्रेशर अगर ज़्यादा है, तो लिक्विड स्टेट होगा, और नीचे प्रेशर क्या हुआ? कम। तो ये किसके लिए रिप्रेजेंट करेगा? वेपर्स के लिए। ये आपके सामने दोनों तरीके का एक्सप्लेनेशन है। अगर आप मैथमेटिकल टूल्स जाना चाहें, y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ है, और अगर कॉमन सेंस यूज़ करना चाहें तो प्रेशर ऊपर है तो लिक्विड स्टेट होगी, और प्रेशर कम होना शुरू हुआ तो वेपर्स होंगे। इसलिए थोड़ा सा कर्व टाइप ग्राफ बनेगा। हाँ, ओरिजिन दोनों के सेम रहेगा, ओरिजिन पॉइंट आपके दोनों के सेम रहेंगे, P0 और P0 है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं। तो कोई अच्छे ग्राफ्स हैं तो उसमें तो बहुत डिस्कशन करना है। इस टाइप ग्राफ में तो बहुत डिस्कशन करना है कि अगर आइसोथर्मल ग्राफ है तब क्या होगा, आइसोबैरिक ग्राफ है तब क्या होगा। ये तो बहुत सारी अच्छे डिस्कशन होने हैं। फिलहाल एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ आज वाली क्लास के लिए, इसको आप नेक्स्ट लेक्चर से पहले प्रिपेयर करके सोचिए क्या होगा। आपको ये बताना है 1/XA वर्सेस 1/YA का ग्राफ कैसा होगा। क्वेश्चन नोट करिए, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन 1/XA वर्सेस 1/YA एंड ऑल्सो गिव द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट एंड स्लोप इफ दे आर पॉसिबल। अगर इसे ग्राफ में इंटरसेप्ट या स्लोप पॉसिबल है तो उनकी वैल्यूज़ क्या होंगी, ये क्वेश्चन आपका आ जाएगा। और बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ है, ये आपका होमवर्क है। तो फिलहाल इसको आप लोग नोट करिए, और कल वाली क्लास में आपको ये देने चल रहा हूँ, इसका ग्राफ देने चल रहा हूँ। और हम लोग कॉन्सेप्ट देंगे थोड़ा सा नए चीज़ों का जो आपके शायद बुक में है नहीं, मैंने देखा तो नहीं है, साल की तो बुक देखी नहीं, लास्ट सेव नहीं था। मैं तो आपको कॉन्सेप्ट दूंगा बबल पॉइंट क्या होता है, एंड ड्यू पॉइंट। बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट, ये पॉइंट्स क्या होते हैं उस पर हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। तो उसको फिलहाल आप लोग तैयार करिए। तो मिलते हैं कल।